नमस्कार आदाब। मैं सुरेश शर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ चैनल। मैं अभी नॉर्थ हावड़ा में आया हूँ। यहाँ पर मैं अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस के जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं मानव जायसवाल जी से उनसे बात करने जा रहा हूँ। आज के डेट में किसी भी टीवी चैनल में चले जाइए, आप देखिए किसी भी मुद्दे पर ये बढ़ चढ़कर और अपना अनुभव देते भी हैं, अपना ओपिनियन भी रखते हैं और इनका बहुत ही तरह से सामाजिक कार्यकर्ताओं में ग्रुप में बहुत फेमस भी है, प्रसिद्ध भी हैं। आइए मैं उनसे वर्तमान समय में जो पश्चिम बंगाल में राजनीतिक के रूप में हो या कोविड के रूप में हो या अन्य तरह जो अभी आयास तूफान जो आया था उसके लेके क्या यहाँ की सरकार कर रही हैं या किस पर ये भी अपना व्यक्तिगत रूप से योगदान दे रहे हैं अपने लोकल क्षेत्रों में, उन पर इनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार सर, इंडिया न्यूज़ में आपका स्वागत है सर। नमस्कार। और सर पहली बात तो सर 2 मई के बाद ममता दी की सरकार पहले का अधिक सीटों से लेकर विजयी हुई हैं और लोगों का ज़्यादा भरोसा इस बार पहले से मिला है, इस पर आप क्या बोलना चाहेंगे? तो जनता ने सही चुना है और जिस तरीके से दीदी ने ममत्व का निर्वाह किया है और जिस तरीके से हमारे पास जो कारवीर जैसे लोग हैं, जैसे आलपन बंदोपाध्याय जी जैसे हमारे प्रमुख कारवीर हैं और जितने भी हमारे जो संगठित लोग हैं और जो NGOs जो हैं जो बंगाल को जिस तरीके से सजाती हैं और जिस तरीके से दीदी ने हर वो NGO को, हर वो संस्थाओं को एक इंडिपेंडेंस दिया है, एक लिबर्टी दी है कि अपने कार्य को पूर्ण तरीके से सामाजिक स्तर पे करने का जो मौका मिला है, शायद यही कारण है कि हम घर घर पहुंच सकें और जिस तरीके से जो वोट हमें मिला है, जिस तरीके से दीदी को एक अद्भुत विजय प्राप्त हुई है, ये दिशा और दशा दोनों ही दिखाती है। जो दिशा है वो दिखाती है कि हिंदुस्तान किस तरीके से आगे जाके चलेगा और दशा दिखाती है उस पार्टियों की जो भ्रमित करने के लिए बंगाल में आते हैं और जिनको सिर्फ शोषण करना है और शासन करना है, उनको सेवा नहीं करनी। दीदी ने सेवा का निर्वाह किया है और हर वो कार्य का निर्वाह करते हुए आगे चली हैं और उनके पद पे पूरा बंगाल चल रहा है और हम उम्मीद करते हैं, ऊपर वाले से करुणा मांगते हैं कि भाई और से ज़्यादा उनको हिम्मत दे, शक्ति दे कि वो इस तरीके से आगे बढ़ें। सर अभी आलापन बंदोपाध्याय का आपने बात किया, अभी उनको लेकर केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में काफ़ी उठापटक चल रहा है। ऐसी स्थिति में आज शायद उनको जो केंद्र सरकार के द्वारा अंतिम दिन अल्टीमेटम का दिया गया, इस पर आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, जो यूनियन गवर्नमेंट जो है, जिस तरीके से वो शोषण करना चाहती है, जिस तरीके से वो अपने आप में मैं कभी कभी भूल जाता हूँ कि वो यूनियन सरकार है कि बीजेपी सरकार है और हमारे जो प्रधान सेवक हैं, हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, वो प्रधानमंत्री कम और बीजेपी के प्रमुख कार्यकर्ता ज़्यादा दिखते हैं और ये एक वेंडेटा पॉलिटिक्स है। ये एक मैं सही शब्द नहीं आ रहे हैं, लेकिन ये बहुत घृणात्मक पॉलिटिक्स है, राजनीति है और षड्यंत्र वाली जो राजनीति जो बीजेपी चलाती है। जब आपको पता है कि 24 तारीख को उनको 3 महीने का एक्सटेंशन दिया गया और सिर्फ वो मीटिंग के उथल पुथल में एक डिसीजन ले ली गई जो बहुत जल्दबाजी वाली डिसीजन है और ये पूरा देश संज्ञान ले रहा है, पूरा देश समझ रहा है कि बीजेपी अपनी पॉलिटिक्स, अपनी राजनीति करनी चाहती है। घृणा से ग्रसित जो राजनीति होती है वो बीजेपी फैलाना चाहती है और यही वही दिख रहा है। और जहाँ तक आलपन बंदोपाध्याय जी का सवाल है, वो अपने में एक व्यक्तित्व रखते हैं और हमारे प्रांत के लिए और हमारे देश के लिए हमेशा वो समर्पित हैं। हमें पता है कि उनके परिवार में भी कुछ दुर्घटनाएं हुई हैं रिसेंटली, उसके बावजूद भी निरंतर 24 घंटे वो बंगाल के सेवा के लिए तत्पर रहते हैं और जिस तरीके से उन्होंने कार्य का निर्वाह किया है, मुझे नहीं लगता कि उनको किसी चिंता की ज़रूरत है, क्योंकि उनके साथ पूरा बंगाल खड़ा है। और आज जो आलपन बंदोपाध्याय जी का जो व्यक्तित्व है वो पहले से और प्रखर रूप से आया है और वो अभी भी बंगाल में जिस तरीके से काम हो रही है, मिदनापुर में, खजूरी में जिस तरीके से त्रासदी हुई है, सुंदरबन में जिस तरीके से त्रासदी हुई है, वो 24 घंटे लगे हुए हैं जिस तरीके से वहाँ पे राहत कार्यों को सेवा पहुँचा सके, राहत पहुँचा सके। वहाँ पे जितने लोग हैं उनको रिहैबिलिटेट किस तरीके से किया जाए, वो लगे हुए हैं और बंगाल के प्रति काफ़ी समर्पण है उनका। सर और दूसरी बात ये है, राज्यपाल को केंद्र सरकार के द्वारा जस्ट एक संवैधानिक प्रधान रूप में भेजा जाता है राज्य के लिए, लेकिन ऐसी स्थिति में राज्यपाल पश्चिम बंगाल के हर राजनीतिक डिसीजन में या उसका कार्यक्षेत्र में राज्यपाल एक दखलंदाजी कर रहे हैं। इस पर आप राज्यपाल की भूमिका को किस प्रकार बताना चाहेंगे? देखिए, जैसे मैं आपको पहले बताया कि कभी कभी मुझे बहुत तकलीफ़ होती है खोजने में कि हमारे प्रधानमंत्री कहाँ हैं। मुझे ज़्यादातर वो प्रधानमंत्री कम और बीजेपी के प्रमुख कार्यकर्ता ज़्यादा दिखते हैं और उसी तरीके से जो हमारे राज्यपाल हैं धनखड़ साहब जी, वो बंगाल में राज्यपाल कम और बीजेपी के प्रमुख कार्यकर्ता ही दिखते हैं बंगाल में।
और मुझे अफसोस है कि पूरे इतिहास में कभी भी ऐसे कोई राज्यपाल नहीं मिले हैं पूरे हिंदुस्तान में इस तरह की सी राजनीति करने के लिए। वो गार्जियन है, उनको बंगाल के गार्जियन की तरह उनको रहना चाहिए, उनको समन्वय बनाना चाहिए पार्टियों से, उनको समन्वय बनाना चाहिए सामाजिक स्तर पे, ना कि किसी नकारात्मक सोच को थोप देना। आज बंगाल को जिस तरीके से वो राजनीतिकरण कर रहे हैं, अपनी राजनीति कर रहे हैं, गवर्नर का काम ये नहीं है और ये काफ़ी दुखद है और निंदनीय है और देश इसका संज्ञान ले रहा है। वो तो आज पूरे देश में प्रचलित हो चुके हैं, उनका पूरे देश में चर्चा हो रही है कि भाई वो गवर्नर कम, राज्यपाल कम और राजनेता ज़्यादा दिख रहे हैं। शायद उनको नेता बनने की इच्छा होगी, वो शायद पूर्ण हो जाए आने वाले समय में। और एक बात और है सर कि वर्तमान जो घटनाक्रम चल रहा है कि पहले तो इलेक्शन के पहले जिस तरह टीएमसी के कई नेता बीजेपी की ओर चले गए, चुनाव भी लड़े, और जैसे रिजल्ट आने के बाद कुछ नेता जैसे सरला मुर्मू हो गई या सोनाली गुहा, जैसे लोग खुलेआम मैंने एक ओपनली लेटर लिख के ममता से गुहार लगा रहे हैं कि मुझे वापस टीएमसी ले लीजिए। ऐसे नेता जो समय के अनुसार मैंने अपने कह सकते हैं अवसरवादी का रूप अपनाते हैं, ऐसे नेता के ऊपर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, मैं इसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं देना चाहूँगा। हमारी नेत्री का जो भी डिसीजन होगा, एक बहुत बड़ा परिवार है अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस, और यहाँ भिन्न भिन्न तरह के लोग और भिन्न भिन्न तरह के नेता आते हैं, लेकिन हमारे लिए सिर्फ एक ही मंत्र है, शिक्षा, स्वास्थ्य और बेटी की सुरक्षा, जो दीदी का अपना मंत्र है और इसी मंत्र को हम आगे लेके चल रहे हैं। और जहाँ तक जो लोग भी आना चाहते हैं उन्होंने अपनी इच्छाएं जगाई हैं, भगवान ने उनको सद्बुद्धि दी है। और जहाँ तक हमारी नेत्री का सवाल है, दीदी उसका संज्ञान लेंगी और समय उसका आंसर होगा, समय के प्रति उनको आंसर मिल जाएगा। और एक बात और है सर कि 2-3 दिन से देखा जा रहा है कि मुकुल राय की पत्नी हॉस्पिटलाइज है कोरोना कोविड के चलते। इसमें देख रहा हूँ कि अभिषेक बनर्जी भी अपना हालचाल लेने गए हैं, और कुछ दिन पहले मुकुल राय के लड़के भी दीदी का बहुत सारा प्रोत्साहन भी किया, यस तूफान के जिस तरह से उन्होंने हैंडल किया है, तो इसको अलग कैस लगा, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये पर्सनल मैटर है और जहाँ तक उनके परिवार का सवाल है, देखिए राजनीति और परिवार दोनों अलग होते हैं। और जहाँ तक अभी हमारे जो एमपी हैं जिनकी बात आप कर रहे हैं, वो हमेशा से ही परिवार को प्राथमिकता देते हैं। वो एक फैमिली मैन भी हैं और वो जानते हैं कि परिवार को कहाँ रखना चाहिए और राजनीति को कहाँ रखना चाहिए। वो परिपक्व हैं इसके लिए और ये बहुत अच्छी बात है। और ये तो पूरे हमारे बंगाल की संस्कृति में है कि हम मानवता के साथ खड़े रहते हैं और दुख में हम ज़रूर आपके साथ खड़े होंगे, और सुख की बात वो आपके ऊपर है। और जहाँ तक दीदी और मुकुल राय जी का सवाल है, पारिवारिक स्तर पे एक अलग स्थिति है और राजनीति तो हमारा मतभेद है ही है। सर, मुकुल राय, शुभेंदु अधिकारी और राजीव बनर्जी, बैसल डालमिया, इन सभी से मुकुल राय को कितना अलग मानते हैं? ये तुलनात्मक नहीं है। और जहाँ तक मुकुल राय जी का सवाल है, एक ही चीज़ है जो वो काफ़ी सीनियर है इन सब में, और मुझे उम्मीद है बीजेपी उसका संज्ञान ले रही होगी। वो बीजेपी के नेता हैं, बीजेपी के लिए ज़रूरी है कि अपने नेताओं का संज्ञान लेना। और सर, अभी जो देख रहे हैं, 2 दिन पहले प्रधानमंत्री जी ने सीबीएसई बोर्ड को 12 का एग्ज़ाम कैंसिल कर दिया है। उसके देखते उत्तराखंड, गुजरात, मध्य प्रदेश, ये सब भी स्टेट ने अपना 12वीं का एग्ज़ाम कैंसिल कर दिया है। इस पर अभी क्या लगता है कि हमारी सरकार जो पश्चिम बंगाल की, वो क्या इस पर एक्शन लेना चाहेगी या क्या इस पर संज्ञान ले रही है? देखिए, शिक्षा एक हमारा बहुत ही मूल मंत्र है और जहाँ तक शिक्षा का सवाल है, हमको उम्मीद है कि दीदी जिस तरीके से सोच रही हैं शिक्षा के प्रति, जो अभी कोरोना काल में बहुत ही बच्चे लोगों को पढ़ने की काफ़ी असुविधा हुई है, हमको नहीं लगता कि हम एग्ज़ाम्स को स्थगित करेंगे, लेकिन विलम्ब होगा। और जहाँ तक उम्मीद है कि हम लोग कुछ अच्छा इसका मापदंड लेते हुए आएंगे, क्योंकि कोरोना में जो प्रॉब्लम हमको फेस करनी पड़ रही है वैक्सीन की, जो वैक्सीन हमें सही टाइम पे अगर हमको मिल जाती तो कम से कम जो इन्विजिलेशन जो स्टाफ्स कर रहे होते और जहाँ पे जो मूवमेंट होता वो काफ़ी हद तक हम कोरोना को रोक सकते थे। ये जो केंद्र सरकार ने जिस तरीके से वैक्सीन जो उनकी जो नीति है जिसमें वो फेल हुई है और जिसको छुपाने के लिए वो पूरे देश में जो भ्रमित कर रही है, बंगाल के न्यूज़ को छुपा के और ये एग्ज़ाम्स को कैंसिलेशंस करके, मुझे नहीं लगता ये ज़्यादा दूर तक चलेगा। उनके पास पूर्ण नीति नहीं है कि एग्ज़ाम को कैंसिल करने के बाद क्या करना चाहिए, बच्चों को किस तरीके से हम प्रमोट करेंगे। बच्चों का वर्ष ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है सभी के लिए। और हमारे साथ भी काफ़ी माताओं ने हमको फ़ोन करा कि भैया क्या होने वाला है, तो हमने काफ़ी चिंतित हैं, ज़्यादातर माताएं चिंतित हैं कि बच्चों का 1 साल वेस्ट हो जाएगा, और हमें उम्मीद है कि दीदी किसी का साल वेस्ट नहीं होने देगी। अच्छा, अरे बात सर कि अभी 2 मई इलेक्शन के रिजल्ट के बाद
पश्चिम बंगाल में पूरा बीजेपी कार्यकर्ताओं के ऊपर काफ़ी हमले हुए हैं, मर्डर भी हुए हैं, आए दिन पेपर में देखने मिलते हैं। बहुत से कार्यकर्ता बंगाल पलायन भी कर चुके हैं, जैसे कि मीडिया में छप रहा है या लोग बता रहे हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये बीजेपी के द्वारा रचाई हुई षड्यंत्र है, ये बीजेपी का यही काम है। बीजेपी का प्रॉब्लम क्या हुआ कि उनके बीजेपी न्यू और बीजेपी जो ओल्ड है उसके बीच में वो सम्मिलित नहीं कर पाई, और बीजेपी न्यू है वो उनको तकलीफ़ है, और बीजेपी ओल्ड है उनको भी तकलीफ है। ये आपस में उनकी लड़ाई चल रही है। और अगर कोई पलायन हुआ है तो हम चाहते हैं कि भाई उनका लिस्ट हमको मिले और हम उनको गले लगा के वापस लेके आएंगे। हम चाहेंगे कि वो रिहेबिलिटेट हो। भाई बीजेपी के पास अगर लिस्ट है तो बीजेपी लिस्ट मुहैया कराए, कि हमारी सरकार को मुहैया कराए। और हर कोई, हर नागरिक, मैं आपके मन से बोलना चाहता हूँ, हर वो नागरिक जो बंगाल का है वो बंगाल का है, बंगाल के प्रति उसका काफ़ी योगदान रहेगा, आने वाले समय में योगदान रहेगा। और हम चाहेंगे कि वो हर एक व्यक्ति जो भी भ्रमित हो रहा है या जिसको भ्रम किया जा रहा है, जिसको डराया जा रहा है, वो कृपया सामने आए। तो हमारे प्रशासन है, हमें हमारी दीदी की तरफ से हर पुलिस स्टेशन में बोला गया है कि पूरा का पूरा सहयोग मिले। और ये बीजेपी अपनी भ्रमित और अपनी कार्ड को चलाना चाहती है, ये क्योंकि हार गई है। अब इनको हार के बाद इनको समझ में नहीं आ रहा कि कैसे बताएं क्या कारण है, इसीलिए हमारी छवि को ख़राब करना चाहती है। आपको पता है, पूरे देश को पता है, दीदी जिस तरीके से कोविड से साथ साथ यास से लड़ रही हैं और निरंतर प्रयास कर रही हैं कि हर तरीके से हम सुरक्षित रहें और सुखमय जीवन और सुखमय वातावरण बंगाल में आए। लेकिन बीजेपी के जो कूटनीति हैं, जो कूटशास्त्री हैं, उनको शायद ये नहीं समझ में आ रहा है। वो उनको सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि उनको वो गुस्सा है बंगाल के प्रति कि बंगाल ने उनको हराया क्यों। ये जो गुस्सा है, इसी का खामियाना बंगाल भुगत रही है, इसी का खामियाना बीजेपी के कार्यकर्ता भुगत रहे हैं। ये जो घृणा और गुस्सा जो साथ साथ परस्पर चल रहा है बीजेपी में, मैं चाहता हूँ, मैं आपके माध्यम से अनुरोध करूँगा कि गुस्से को दूर फेंकें, घृणा को दूर हटाएं, प्रेम से वहाँ संवाद करें, बात करें। और हमको पता है कि बंगाल प्रेम के प्रति समर्पित रहेगी। कि जैसे कि अभी यस तूफान गया है, इस पर आप लोग कहाँ तक सक्षम रहे लोगों को सुविधा पहुँचाने में? देखिए, हमने परस्पर प्रयास किया है और लोग, इसका जवाब आपको लोग देंगे, वहाँ के प्रांत की जनता देगी। और जनता काफ़ी खुश है कि दीदी उनके साथ है। और जिस तरीके से हमारे जो बहुत सारे वहाँ पे सदर्न बंगाल के जो हमारे जो एमपी रहे हुए हैं, वो लोग परस्पर काम कर रहे हैं और दिन रात मेहनत की जा रही है, और दिन रात प्रशासन मेहनत कर रही है। और हम चाहते हैं, हमने केंद्र सरकार को, यूनियन गवर्नमेंट को बोला है कि हमको कुछ फंड्स नियुक्त कराए जाए कि हमारे यहाँ पे जो टूरिज़्म सेक्टर थी और जो ये सुंदरबन वाला जो इलाका है उसको वापस से हम लोग रिहेबिलिटेट कर सकें। बहुत सारे बांध हमारे टूट गए हैं जो कि काफ़ी सकारात्मक रहा है। यस तूफान से ज़्यादा जिस तरीके से बांध आया था वो काफ़ी सकारात्मक रहा है। काफ़ी नुकसान हुआ है प्रांत को, लगभग हमारा जो अनुमान है लगभग 50,000 करोड़ का नुकसान हुआ है उन कुछ इलाकों में। काफ़ी घर, काफ़ी कॉलेजेस, बहुत सारे होटल, जो टूरिज़्म सेक्टर है, जो रोड्स थे, काफ़ी तरीके से टूटे हैं। और जिस तरीके से उनको प्रॉब्लम हुआ है, हम चाहते हैं कि यूनियन गवर्नमेंट हमको सपोर्ट करे, जिस तरीके से वो चाहती है अगर बंगाल अच्छे सुंदरकरण हो तो वो सपोर्ट करे। अभी कुछ महीनों हो सका स्थानीय निकाय चुनाव हो, ऐसी स्थिति में बीजेपी या सीपीएम किसे अधिक ज़्यादा विरोधी दल के रूप में आप देखेंगे? देखिए, अगर नंबर्स की बात करें तो अभी तो बीजेपी है, लेकिन सीपीएम को नकारा नहीं जा सकता। सीपीएम का एक अपना खुद का एक कैडेट है और केडर वाली पार्टी है, और बहरहाल वो जनता डिसाइड करेगी। अभी तो हमको सिर्फ अपने अभी लगी हुई है कि हम किस तरीके से जीतेंगे, और हमने जो कार्य का निर्वाह किया है, हमको उम्मीद नहीं, हमको यकीन है कि हम अच्छे से जीतेंगे। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे मानव जायसवाल जी, जो